हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपने लास्ट टॉपिक को ही, दैट वाज मेमोरीज। हमने प्राइमरी किया था, सेकेंडरी डिवाइसेस किया था, डिस्क्स किए हमने लास्ट क्लास में। अब मैं आपको एक फाइनल कंपैरिजन बता रही हूँ ऑफ ऑल द डिवाइसेस जो हमने किया। उसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़ मैं 3 कैटेगरीज डिफाइन कर रही हूँ। सबसे पहले हमने प्राइमरी डिवाइसेस की थी। All these are the devices which are used to have the semiconductor physical terms में semiconductor chip जो इनका physical area define हुआ, physical hardware की तरह है जो इनका define हुआ, physical format वो हो गया। इसमें अभी देखो semiconductor chips जो है ना वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट होती है विद द बिट्स। फिर उसके बाद हम दूसरे नंबर पर लेंगे तो फिर कोई भी डिस्क आएगी। और तीसरी चीज हमने सबसे लास्ट करनी होती है, दीज आर द टेप्स, है ना। अब सेमीकंडक्टर चिप्स में हमारे पास क्या क्या चीज आएगी? जो हमारी सबसे पहली चीज हम प्राइमरी जो डिवाइसेस हैं पहले उनको काउंट करेंगे क्योंकि सेकेंडरी और प्राइमरी में प्राइमरीज हैव द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ सीपीयू। तो अगर हम प्राइमरी का रिलेशन बोले तो मैं फास्ट से स्लो का लिख रही हूँ। सबसे फास्ट हमारे पास कौन सी डिवाइस रही? रजिस्टर्स, क्योंकि दीज आर द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू प्लस कैरी बाइनरी डाटा। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है कैश मेमोरी, द मेमोरी जो रैम और सीपीयू के इन बिटवीन प्रोसेस की जाती है फास्टर एक्सेस के लिए। तीसरे नंबर पर आ जाती है रैम। प्रोसेसिंग में ये 3 मेमोरीज है। फिर उसके बाद हमने डिस्क किया, तो डिस्क में भी हमारे पास रिलेशन फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लो पे कर रही हूँ। तो सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी कौन सी रही? हार्ड डिस्क, बिकॉज सबसे ज्यादा डाटा कंटेन करती है, सबसे ज्यादा कम्पैक्टली डिजाइन होती है इसीलिए फास्ट। फिर उसके बाद हमारे पास नंबर आ जाता है डीवीडीज का, फिर हमारे पास नंबर आ जाता है सीडीज का, एंड फिर लास्ट में हमारे पास नंबर आ जाता है फ्लॉपी का, है ना। और लास्ट हमारे पास आ जाती है ये टेप्स। टेप्स को हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। टेप्स ये हमने कैसेट्स के फॉर्म में, अगर आपने देखा होगा तो यूज करते थे, वीसीआरस के फॉर्म में, या फिर आपने कैमराज में यूज किया है पुराने टाइम पे। हम यूज करते, थोड़ा पहले की बात है, तो कैमराज के नेगेटिव्स को यूज करते थे एज, मतलब ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं? टेप्स के हैं, है ना। तो टेप्स क्योंकि ये हमेशा सीक्वेंशियल एक्सेस परफॉर्म करती हैं, तो ये हमेशा क्या होती हैं? फास्ट होती हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज टू, सेमीकंडक्टर चिप एंड डिस्क, इन दोनों के फास्ट होती हैं। और अब इन रिलेशन में जो टेप्स हैं ये अब के टाइम पर तो यूज ही नहीं होती क्योंकि सीक्वेंशियल एक्सेस जो है वो इनके डायरेक्ट एक्सेस के ऊपर काफ़ी स्लो हो जाता था, है ना। कि अगर हमने टेप्स के एंड में जाकर रीड और राइट करना है तो हमें लास्ट में जो है वो टेप्स को एक्सेस करना काफ़ी स्लो काम हो जाता था। तो टेप्स ये हमेशा स्लोएस्ट रीड और राइट का मेथड रही हुई है। उससे ज़्यादा फास्ट डिस्क रही है, उससे ज़्यादा फास्ट सेमीकंडक्टर चिप। तो अब हम जब सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा फास्ट रही। तो डिस्क जो हैं क्योंकि ये सेकेंडरी डिवाइसेस के तौर पर यूज होती थी, लेकिन डिस्क अगेन कंपैरिजन में स्लो आ जाती है। तो डिस्क को ना फास्ट करने के लिए, ताकि हम थोड़ा सा कम फास्ट करें, दूसरा साइज की भी बात है। आजकल पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं, तो पोर्टेबल कंप्यूटर्स के लिए डिस्क को इन्वॉल्व करना, लाइक हाउ डू वी इंक्लूड या पुट या फिट द डिस्क इन अ मोबाइल, तो वो चीज जब देखी गई तो स्पेशली फॉर द पीडीएज, ये आपको नाम याद होगा, मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो अगर हम पीडीएज की बात करें तो यहाँ पर हमें स्पेशली क्या चीज़ चाहिए थी कि ये हमारे जो पीडीएज रहे इनमें काफ़ी स्मॉल चीज़ चाहिए एज अ चिप। तो यहाँ से इंट्रोड्यूस हो गया द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी यानी कि द फ्लैश चिप जो हम यूज़ करते हैं, यानी आज के टाइम पर अगर मैं गिनाऊँ तो हम मेमोरी कार्ड्स ये यूज़ करते हैं, एंड पेन ड्राइव्स ये यूज़ कर रहे हैं टू स्टोर द कंटेंट, और अदरवाइज एक और टर्म यूज हो रही है दैट इज एसएसडी। दीज आर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। तो ये जो हमारे पास 3 कैटेगरी रही, ये क्या हो गया? अगेन भी वापस से स्विच टू द सेमीकंडक्टर चिप, क्योंकि चिप में डायरेक्ट लोकेशन हो जाती है, बिट्स की, है ना। तो उनका रेफरेंस फास्ट करने के लिए हमने फिर से इसको घुमा दिया और सेमीकंडक्टर चिप पर वापस से रिटर्न हो गए। तो इस टाइम पर जो हमारे पास फास्टेस्ट एक्सेस है सेकेंडरी डिवाइसेस में, वो हमें हमेशा किसमें मिलता है? फ्लैश के फॉर्म में।
को क्लियर होगा, है ना। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम कंपैरिजन में डिफाइन करते हैं। 3 टाइप की डिवाइसेस हैं, तो इनको मतलब अगर आप आपस में रिलेट कर सकते हैं, अगर हम इनको आपस में समझें तो किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं। अब मैं इनको फिर से एक और कंसेप्ट एक ही लाइन में, 1 लाइन में अगर मैं इनको डिफाइन कर दूं, अरेंज करना हो फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लो, तो उसके लिए स्टार्टिंग विद सबसे ज्यादा फास्ट, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, ऑलवेज दीज आर रजिस्टर्स। से स्लो कैश, उससे स्लो रैम, और अदरवाइज आपका रोप को कंपेयर करना हो तो आप यहीं पर ही कर लीजिए। इससे अगर स्लो की बात करें तो हम बात करेंगे फ्लैश मेमोरी की। इससे ज़्यादा स्लो तो फिर हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की, देन डीवीडीज, देन सीडी, देन फ्लॉपी, एंड सबसे ज़्यादा स्लो यानी फ्लॉपी से भी अगर स्लो की बात करें तो हमारे पास क्या नेम आ जाता है, दीज आर द टेप्स। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन है जो हम काफ़ी सारे डिवाइसेस को डिफाइन करते हैं, यानी फाइनल रिलेशन जो हमारा आपस में स्टोरेज डिवाइसेस का रहा। ओके स्टूडेंट्स, ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए, हमारे पास ये जो लास्ट रिलेशन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या रहा, फाइनल पैटर्न जो हमारे डिवाइसेस का आपस का कंपैरिजन रहा, है ना। ये हमारे लिए लास्ट कंपैरिजन होता है। ये स्पीड वाइज मैंने सारी की सारी डिवाइसेस को आपस में कंपेयर करके क्लियर किया हुआ है। अब इसके बाद मैं आपको ये रेफरेंस दे रही हूँ, कुछ स्लाइड्स हैं ये जिनको थोड़ा सा कंटेंट जो है मैंने इनमें डिफाइन किया है। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। रीड ओनली मेमोरी, बूटिंग इज़ द प्रोसेस, है ना, उसके प्रोसेसेस को डिफाइन किया हुआ है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग है, ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है। देन आर कैश मेमोरी, क्या होता है मेमोरी, इट इज़ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। कैसा रिलेशन रैम और सीपीयू के साथ फास्ट करने के लिए इसका फास्टर एक्सेस, फ्रीक्वेंट एक्सेसेस, फ्रीक्वेंसी यूज इंस्ट्रक्शन पे काम करना। एंड देन सेकेंडरी डिवाइसेस, ऑल ऑफ दीज आर द मेमोरीज जो एक्सटर्नल और नॉन वॉलेटाइल होती हैं। एक्सटर्नल के लिए ही हम पेरिफेरल टर्म को यूज़ कर लेते हैं, एंड बाकी कुछ डिटेलिंग है, अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंगली आपको डिफाइन करी थी, तो मैंने इसलिए आपको हैंड रिटन सब कुछ लिखवाया है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रहा हमारा मेमोरीज़ का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम हमारी जितनी भी मेमोरीज़ हैं ना, हम इनको डिफाइन कर रहे हैं, सेकेंडरी या प्राइमरी है। थोड़ी सी डिटेलिंग है जिनको आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जो नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे उसमें काफ़ी डिटेल होगी। इसी के साथ मैं ये टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और इसके बाद हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास आज का टॉपिक रहेगा, दैट इज़ द प्रोसेसर्स, द सीपीयू एंड द प्रोसेसर्स, जिनको हम और थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो आप थोड़ा सा इसको रीड आउट कीजिए और बाकी हम कंटिन्यू करते हैं इन दिस नेक्स्ट लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ। एक्चुअली हम ये टॉपिक को थोड़ा सा समराइज़ कर चुके हैं इससे पहले ही, लेकिन अब हमारा टॉपिक आ रहा है दैट इज़ द फोर्थ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। ये हम कर चुके हैं। चौथा हमारे पास पार्ट आ जाता है दैट इज़ प्रोसेसर्स, यानी चौथे ऑपरेशन को डिफाइन कर रहा, दैट इज़ CPU। एक्चुअली हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? तो प्रोसेसर ये हमारे पास बेसिकली जो CPU रहा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, जैसा इसका नाम डिफाइन होता है, इट इज़ अ सेंट्रल डिवाइस जो कि सारी की सारी प्रोसेसिंग डिफाइन कर लेती है। सेंट्रल डिवाइस होती है, सेंट्रल कंट्रोलिंग और रेगुलेशंस वो डिफाइन कर रही है। तो इसमें हमारे पास ये छोटी सी डेफिनेशन में डिफाइन कर रही हूँ। CPU, it is a fabricated as a single integrated circuit chip. It is also known as the microprocessor, or otherwise multiprocessor computer uses 2 or more central processing units, CPU, within a single computer system. The term also refers to the ability of the system to support more than one processor or one processor at a time, depends on what kind of the system we are talking about. तो एक्चुअली में हम बात करें तो 2 मेन काम जैसे जो हमारे पास रहते हैं CPU के, मैं वो डिफाइन करती हूँ। क्या चीज़ रही?
अगर हम CPU की बात करें तो एक काम इसका क्या चीज़ रहती है, CPU इट इज़ प्रोसेसिंग, एंड दूसरा काम जो होता है ना वो इसका बेसिकली क्या होता है, मैनेजमेंट ऑल्सो। What is this part that manages the whole computer? This is also CPU. To process यानी कि to calculate the data, this is also CPU. तो अभी प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट इनको आपस में बैलेंस करना है अगर, तो ये बैलेंस करने के बीच में कुछ हिल ना जाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया है, CPU है, इसको हम थोड़ा सा और खोल देते हैं। तो CPU जो होता है वो अपनी स्ट्रक्चरिंग इस तरीके से करता है, देखो ये हमारे पास आ जाता है। CPU 3 पार्ट्स में डिफाइन हो जाता है, ALU, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। क्लियर? अब मैं इसकी फंक्शनिंग जो है ना इसको प्रॉपरली डिफाइन करती हूँ आपको इन दिस। क्या चीज़ रही, सबसे पहला पार्ट हमारे पास आ जाता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। देन आ जाता है सेकेंड पार्ट दैट इज CU, दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल यूनिट, CU। एंड थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाता है, दिस इज MU, इट इज कॉल्ड एज मेमोरी यूनिट। क्लियर? अभी देखिए अगर इसमें से पूछा जाए कि व्हाट इज दिस पार्ट दैट परफॉर्म्स द कैलकुलेशंस, तो हम बात करेंगे यहाँ पर ALU, it is the part that always performs all the calculations that are performed whether it is arithmetic or logical। इसीलिए arithmetic logic unit दोनों टाइप की calculations को perform करता है। तो परफॉर्मेंस के लिए ये तो सब सही है कि ये परफॉर्म करता है, सब ठीक है, लेकिन यहाँ ALU की एक कंडीशन होती है, ALU always have a condition, और वो कंडीशन क्या होती है, व्हाट इज़ दिस, द डाटा दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। हाँ बिल्कुल, आपको पहले से डिफाइंड है, दैट इज़ बाइनरी, है ना। तो अभी लेकिन ना ALU क्या है, अगर हम ALU की बात करें तो इसमें ये चीज़ ज़रूर है, इट डजेंट परफॉर्म कन्वर्जन्स। जो ALU होता है ये कभी भी कन्वर्ट नहीं करता, इसको कन्वर्टेड डाटा मिल जाए तो ये बने बनाए डाटा के ऊपर काम कर लेता है। तो फिर हमको क्या है, ये दो चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, इन दोनों की हेल्प लेनी पड़ती है। अब ये क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। अब ये स्टेप्स को थोड़ा सा अगर मैं डिफाइन करूँ तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या गया, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का एक स्टार्टिंग शुरू से लेकर लास्ट तक एक प्रोसीजर है, वो फॉलो करता है। हम इसको हमेशा डिफाइन करते हैं साइकिल की तरह। मैं आपको लिख के बता रही हूँ। पहले सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाता है द फर्स्ट साइकिल, फैच, सेकेंड डिकोड, थर्ड एग्जीक्यूट, फोर्थ अपडेट एंड फिफ्थ एनकोड। क्लियर है? ये हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, आराम से देखिए पहले तो स्टूडेंट्स। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, अपडेट एंड एनकोड, ये हमारे पास 5 हमारे डिफरेंट स्टेप्स रहे। अब स्टार्टिंग विद सबसे पहला काम जो हमारे पास आ जाता है, द फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज परफॉर्म्ड बाय द CPU, इट इज कॉल्ड एज फैच, और अदरवाइज इट इज रेफर्ड एज IF, इंस्ट्रक्शन फैच। तो एक्चुअली में क्या होता है, फैचिंग इट इज़ द प्रोसेस जो कि सबसे पहली चीज़ करता है, वो क्या चीज़, डिमांड फॉर द इनपुट। क्योंकि जब तक इनपुट की डिमांड नहीं होगी तब तक CPU में कुछ भी एंटर नहीं हो सकता है, और जब तक एंटर नहीं होएगा वो परमिशन कौन देगा, CPU खुद ही देगा, तब तक कुछ भी एंटर नहीं होएगा। तो ये सबसे पहली चीज़ डिमांड एक जनरेट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फैचिंग। अब देखो क्या चीज़ रही, अगर हम डिमांड इनपुट की बात हो रही है, अगर हम वैसे देखते हैं, आपको भी पिछली क्लासेस में ही मैं मेमोरी का पूरा कॉन्सेप्ट समझा के हटी हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि हम जब भी इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं तो इनपुट्स कहाँ पर आकर स्टोर हो जाती हैं, अगर आप रिकॉल कर रहे हो, अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे पहले की वीडियोस चेक कीजिए, इसके कंसर्न इन पिछली वीडियोस के साथ है। अगर आप इनको चेक कर रहे हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं। लिंक जो होगा वो आपको यहीं से ही मिल जाएगा, अदरवाइज ट्रिपल ब्राइट अकेडमी का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह उस पर मिलती रहेंगी। क्लियर? तो अब अगर हम उसके बारे में बात करें तो फैचिंग
जब भी हम इनपुट्स लेते हैं तो हमारे पास सारे के सारे इनपुट्स कौन सी मेमोरी में स्टोर हो जाती थी, टू रैंडम एक्सेस मेमोरी, आर मेन मेमोरी। तो यहाँ पर वही चीज़ रही कि हमने जैसे इनपुट दी सबसे पहले रैम में आई। अभी सीपीयू भी किसको डिमांड करेगा, ये फेचिंग वाला जो सिग्नल होता है ये सीधा रीडायरेक्ट कहाँ होता है, जाके रैम के पास। और रैम के पास जितनी भी आई हुई इनपुट्स हैं, कमिंग इनपुट्स हैं, उनमें से जो भी इनपुट है जो रेडी होती है कैलकुलेट बिल्कुल फिनिश होने के लिए, वो जो चीज़ रेडी इनपुट है ये इसको आगे एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई कर देता है कंट्रोल यूनिट को। जैसे ही यहाँ से एड्रेस लॉक हुआ वैसे ही द फेचिंग इज कंप्लीट। क्लियर? द फर्स्ट फेज ऑफ द कंट्रोल यूनिट का पहला सिग्नल जो पास हो रहा है। आफ्टर द फैचिंग इज कंप्लीट अब सेकेंड पार्ट आ जाता है डीकोड। डीकोड इसका मतलब क्या रहता है, टू कन्वर्ट। क्या कन्वर्ट करना है, अभी जो इनपुट आई है, वेदर इट कैन बी अ पीडीएफ, इट कैन बी अ बाइनरी डाटा में हमें सीपीयू को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेस चाहिए होता है, यानी सीपीयू कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी। तो हमारी इनपुट कैन बी इन एनी फॉर्म। तो अब ये जो एनी फॉर्म है ये तो समझी नहीं जाएगी सीपीयू से, तो जो भी इनपुट पास करवानी है वो उसको पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी एएलयू एलिजिबल होगा कैलकुलेशन के लिए। तो उसको फेज को हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। अब इसमें क्या चीज़ रही, जिस एड्रेस पर रैम ने इनपुट रखी थी वहाँ पर सिग्नल गया और डाटा कन्वर्ट होने के बाद कहाँ सेव हो गया, मेमोरी यूनिट। अगर आपको याद होगा तो मैं अभी बता चुकी थी, व्हाट इज दिस, विच इज़ द मेमोरी यूनिट ऑफ सीपीयू, द इंटरनल पार्ट, द फास्टेस्ट मेमोरीज। ये कौन होते हैं, रजिस्टर्स। तो यहाँ पर रजिस्टर्स आ जाते हैं। जैसे ही कंटेंट कन्वर्ट होकर रजिस्टर्स में सेव हो जाएगा वैसे ही हमारा सेकेंड फेज डिकोडिंग भी कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? जैसे डिकोडिंग कंप्लीट अब हमारा नेक्स्ट पार्ट काम करता है, दिस इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, फाइनली टू कैलकुलेट। अब जो भी कैलकुलेट होना होता है उसको हम कहाँ पर वापस भेजते हैं, एएलयू में, क्योंकि एएलयू इज द पार्ट दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन। तो सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर भेजा, यहाँ कैलकुलेशन हुई बाइनरी में, एंड इन नो टाइम, क्योंकि एएलयू ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ कैलकुलेशन करता है और ये रिजल्ट आउट कर देता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं हमें कभी भी आउटपुट देखनी है तो हम आउटपुट को कैसे डिफाइन, कहाँ देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर या फिर एएलयू के थ्रू? तो हमें तो पता ही नहीं है, एएलयू तो इंटरनल पार्ट है, वो तो हमें सामने से दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारा जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आउट होएगा। अभी सिर्फ एएलयू के पास है। अच्छा, और किस फॉर्म में है, बाइनरी। क्या हमें बाइनरी समझ आएगा? लेट्स से मैं इनपुट पीडीएफ के फॉर्म में दे रही हूँ और अगर मुझे रिजल्ट बाइनरी के फॉर्म में, तो हमें तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। तो उसको चीज़ को अब वापस करने, जैसे जैसे लिया वैसे वैसे वापस कर दो। तो एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या जाता है, अपडेट। अब ये अपडेशन क्या होता है, अपडेट द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स में सबसे पहला रिजल्ट आउट किधर होएगा, वापस से किसके पास आया था, रजिस्टर्स से लिया था, रजिस्टर्स के पास आया था। फिर उसके बाद रजिस्टर्स से वापस कंटेंट कहाँ चला जाएगा, टू द मेन मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जैसे ही रिजल्ट्स आए उसके बाद वापस से किधर चले गए, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। अब रैम में जाकर, क्योंकि पहले देखो जो भी कंटेंट है हमने अलग फॉर्म में कोई दूसरी फॉर्म में लिया था, बाइनरी में हमें नहीं समझ आता, तो लेके आने के टाइम पर डिकोडिंग, एंड वापस आउटपुट देने के टाइम पर क्या हो जाता है, एनकोड। अगर ये अलग से ना डिफाइन हो तो इसको अपडेट वाले पार्ट में ही ऐड कर देते हैं, एनकोड, एनकोड अगेन टू कन्वर्ट इनटू यूजर्स फॉर्म। यानी कि जो भी यूज़र का फॉर्मेट होता है, डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट, इमेज है तो इमेज, ऑडियो वीडियो, जो भी रिजल्ट आउटपुट में रहेगा वो एनकोडिंग, मतलब वहाँ पे रेफरेंस ले लेता है ये। क्लियर? तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, अपडेट एंड एनकोड, ये 5 स्टेप्स जो होते हैं ये कंप्लीट डिफाइन करते हैं। क्या चीज़ डिफाइन करते हैं, द पार्ट, व्हाट इज दिस phase, or what is this process called as, this is called as CPU cycle। मैं आपको नोट करने का टाइम दे रही हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। क्या चीज़, स्टार्टिंग विद द प्रोसेसिंग, कौन शुरू कर रहा है, ALU। फिर ALU से ये कंटेंट जो है वो आगे पास कर दिया टू द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये अपने फेजेस डिफाइन करता है, fetch, decode, execute, update and encode।
ठीक है। ये ऑर्डर जो होता है इसका भी एक सीक्वेंस ऑर्डर चेक होता है, वो ऐसे कैसे ही आपने फॉलो करवाना है। क्या ऑर्डर है? डिकोड से पहले हमेशा फेच होगा, एग्जीक्यूट से पहले हमेशा डिकोड होगा, या ऑर्डर हमेशा फेचिंग, जब तक फेच नहीं कंफर्म होगा तब तक डिकोड नहीं, जब तक डिकोड कंफर्म नहीं होगा तब तक एग्जीक्यूट नहीं, जब तक एग्जीक्यूट कंफर्म नहीं होगा तब तक अपडेट नहीं। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या डिफाइन हो गया? हमारा सीपीयू साइकिल। क्लियर? अभी देखिए यही जो साइकिल है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको टर्म को डिफाइन कर रही हूँ, अलग एक और चीज़ को डिफाइन कर रही हूँ। क्या है? अब अगर हम सीपीयू की बात करें तो सिंस क्योंकि सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, तो हमको सीपीयू से सबसे ज़्यादा लेना देना होता है किस चीज़ का? परफॉर्मेंस का। कितनी अच्छी हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस है ये कौन डिफाइन करेगा? द प्रोसेसर। तो ये जो हमारा परफॉर्मेंस है ना, अब इसको डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? साइकिल की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हमें ध्यान से समझनी है। क्या चीज़? सबसे पहले एक साइकिल डिफाइंस द प्रोसेसिंग ऑफ वन इंस्ट्रक्शन। क्या हो गया? वन इंस्ट्रक्शन, यानी एक इनपुट से लेकर उसकी पर्सपेक्टिव आउटपुट तक का जो पूरा फेज होता है ना, इसको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो जब हमने इनपुट दी तो इनपुट से लेकर आउटपुट तक जो हमने ये स्टेप्स फॉलो किए हैं, इन सबको कंप्लीटली हम साइकिल डिफाइन कर रहे हैं, या फिर एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है एक साइकिल में। क्लियर है? अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पर डिफाइन होती है वो क्या हो जाता है? द टाइम टेकन बाय द CPU टू परफॉर्म दिस साइकिल। ये साइकिल को परफॉर्म करने के लिए जो टाइम डिफाइन हुआ उसको हम कई बार टर्म डिफाइन करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है? TURN, टर्न अराउंड टाइम, जो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे होते हैं, जो हमें CPU के लिए कुल मिलाकर टाइम मिलता है। अभी देखिए ये टाइम की कैलकुलेशन के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका डिफाइन कर रही हूँ। क्या चीज़ रही? एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया है एक साइकिल ने, और इस साइकिल को पूरे को परफॉर्म होने के लिए कुछ टाइम लगता है। जैसे हम आजकल का टाइम ले लेते हैं, तो आजकल का टाइम, ये लिखने में हमें ज़रूर टाइम लगा, लेकिन आजकल का टाइम कितना? 10⁻⁹ सेकेंड्स ओनली। क्लियर है? एक इंस्ट्रक्शन को एक साइकिल लगता है, उसमें ये टाइम है। अच्छा, इसका मतलब मैं ये वाली चीज़ भी लिख सकती हूँ। क्या चीज़? एक इंस्ट्रक्शन को हम प्रोसेस कर रहे हैं in 1/10⁹ सेकेंड। ठीक लिखा है मैंने? क्लियर? एक सेकेंड मैंने ये पार्ट में, अगर मैं इस हिसाब से चलूँ और ये चीज़ पूछूँ कि एक सेकेंड में टोटल कितनी इंस्ट्रक्शंस रन हो जाएगी, क्योंकि ये इतने से पार्ट में है। अदरवाइज अगर मैं डेसिमल में लिखूँ तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑफ अ सेकेंड। तो एक सेकंड नहीं, उसके इतने से पार्ट में हमारा सारा काम में, एक इंस्ट्रक्शन इतने से पार्ट में कंप्लीट होगी। तो इसका मतलब जब तक एक सेकंड हुआ होता तो पूरे टोटल इंस्ट्रक्शंस कितनी? 10⁻⁹। द टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस हुई दैट इज 10⁻⁹, और 10⁻⁹ हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं? दिस इज डिफाइंड एज 1 बिलियन। इसका मतलब ये रेट क्या चल रहा है? 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्मिंग इन 1 सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं पर सेकेंड, और ये इस तरीके से डिफाइन होता है, BIPS, बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और इसको हम क्या चीज़ बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द स्पीड यूनिट ऑफ CPU। तो यानी कि ये जो CPU है, इसकी स्पीड और उसका रेफरेंस वो यहाँ से डिफाइन हो जाता है। क्लियर है ना? तो BIPS, बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, अदरवाइज इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इसी को फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं ऑफ द प्रोसेसर।
तो इसी को डिफाइन किया जाता है विद द टर्म कॉल्ड एज हर्ट्ज। हाउ मैनी ये बताएगा, बिलियन, बिलियन का रेफरेंस हमने यूज़ किया था अगर आपको याद हो मेमोरीज में, तो 1 बिलियन इक्वल टू गीगा, तो सम गीगा इंस्ट्रक्शंस। तो दिस इज़ हाउ, अगर हमें टाइमिंग पता है या अगर हमें साइकिल रेट पता है तो हम उससे कैसे सीपीयू की स्पीड डिफाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को एक बार गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि ये हमारी स्पीड आउटपुट वो डिफाइन करने के लिए यूज़ करना, मतलब वो डिफाइन करने के लिए हम अलग अलग कैटेगरीज यूज़ करते हैं। क्लियर है? ये हमारे पास रेफरेंस रहा। अब इसके बिहाफ पर जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ रही, वो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो डिफाइन हो रहा है वो क्या डिफाइन होता है, व्हाट आर द कंप्यूटर्स एलिजिबल टू डिफाइन द BIPS रेट। ये हमसे क्वेश्चन दे रहे हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं और हमें ऑप्शंस दे देंगे इस तरीके से, A फर्स्ट जनरेशन, B सेकेंड जनरेशन, C थर्ड जनरेशन एंड D फोर्थ जनरेशन। क्लियर? ये हमारे पास ऑप्शंस रहे, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास रेट चल रहा है कंप्यूटर्स का, वो क्या चीज़ कि हम कोई स्पीड रेट डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने BIPS रेट डिफाइन किया, तो ये अलग अलग जनरेशन्स में कैसे डिफाइन हुआ। अब इस चीज़ को डिफाइन करना है अगर, तो हमको इस चीज़ के लिए थोड़ा और स्टडी करना होता है। दैट इज़ अलग अलग टाइम पे हमने अलग अलग कंपोनेंट्स को यूज़ किया एज अ प्रोसेसर, और वो कंपोनेंट्स के शिफ्टिंग चेंजिंग के साथ साथ ही हमें अलग अलग स्पीड्स डिफाइन करने के लिए मिली। उसी चीज़ को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं इन दीज टाइप्स। ये चीज़ को तो हम अगली क्लास में ही फॉलो अप करेंगे, जहाँ पर हमें डिफाइन करने में तब हमें बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी इसकी करनी ही करनी है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आप ये BIPS रेट कैसे डिफाइन हुआ वो याद रखिए, एंड यही चीज़ जो अभी मैंने डिफाइन की उसको मैंने सम अप किया हुआ है ये स्लाइड्स के अंदर। द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द CPU, इनपुट्स को रिसीव किया जाता है बाय द CPU। उसमें 3 पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU एंड मेमोरी यूनिट। इसका इंटरनल पार्ट यानी जो साइकिल है वो हम कर चुके हैं। देन उसके बाद इसका नेक्स्ट टर्म क्या आता है, जो फाइनल हमारे पास आउटपुट आती है, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। ये कंप्लीट क्या रहता है, 1 साइकिल इंस्ट्रक्शन परफॉर्मेंस जो हमें डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है ये कि हमारी जो CPU है और उसके जो पार्ट्स हैं, आप इसको गो थ्रू हो जाइए। Central processing unit, it is the brain of the computer. It handles all the instructions you give to the computer. And control unit, it is a component of the computer's central part. And central processing unit that directs the operation of the processor. It tells the computer's memory and arithmetic logic unit and inputs and output devices how to respond to the program instruction. कोई भी input आ रही है उसको कैसे कैसे respond करना है, किस टाइम पर कौन सा सिग्नल। नेक्स्ट आ जाता है ALU, is a digital circuit used to perform arithmetic and logical operations. It represents the fundamental building block of the CPU of a computer. यानी basic fundamental part है, because इसके बगैर हम हमारे सिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकते। Instruction execution क्या आता है, the program that is used to be executed, it is a set of instruction which are stored in the memory. The CPU executes this instruction of the program to complete a task, and this execution task place inside the CPU helps the registers and ALU and control, तीनों की हेल्प से काम कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ये कुछ टाइप्स हैं, हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते, बट द टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, क्योंकि हम अलग अलग रजिस्टर्स यूज़ करते हैं अलग अलग टाइम पर। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स क्या होता है, विच स्टोर्स द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जैसे रिजल्ट जो पास आउट होता है उसमें अलग अलग रजिस्टर्स के नाम होते हैं, तो रिजल्ट जो स्टोर करता है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स विच कंटेन द एड्रेसेस ऑफ द मेमोरी लोकेशंस टू विच द डाटा इज स्टोर, क्योंकि रजिस्टर्स को भी मेमोरी लोकेशन से डाटा आएगा, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स उनके एड्रेसेस स्टोर करने के लिए।
प्रोग्राम काउंटर ये क्या चीज़ कंटेन करता है? ऑफ द वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, द एड्रेस ऑफ द वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्म, यानी अभी अगली इंस्ट्रक्शन क्या होने वाली है, डिकोड होने वाली है या एग्जीक्यूट होने वाली है उसके। एंड लास्ट आ जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स क्या होते हैं? विच कंटेन द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग प्रोसेस्ड, जो भी करंट एग्जीक्यूशन हो रही होगी उसको क्या एग्जीक्यूशन हो रही है उस चीज़ को हमेशा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में देखिए, रजिस्टर्स की भी टाइप बना दी सो दैट कि कभी भी CPU जो है वो ओवरलैप ना करे, इसकी कभी भी स्पीड नहीं कम होनी चाहिए, है ना। तो दिस कंप्लीटली डिफाइन द CPU एंड इट्स प्रोसेसिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज द CPU एंड इट्स कंपोनेंट्स, उसके टाइप्स एंड CPU साइकिल। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जनरेशन एंड टाइप्स। आप एक लुक दे दीजिए इनके लिए।